हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर मैं आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे। मैं विजय सिंह, जीएस इन्फो जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमने कल हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास का कुछ विषय पार्ट फर्स्ट यानी कि प्राचीन काल, और उसमें हमने हड़प्पा पढ़ लिया था। फिर दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारे, जो था राजा, किसान और नगर, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो जनपद महाजनपद बने उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर सभी में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी मगध था, जिसने मतलब जो 16 महाजनपद थे उनमें एकमात्र महाजनपद था मगध, जिसने सभी पर अधिकार कर लिया। तो फिर आरंभिक में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 321 ईसा पूर्व। और उसका शासन था, हमने कल चर्चा की थी, पश्चिमोत्तर, यानी कि यहाँ पे पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र तक उनका अधिकार था। फिर उनके पुत्र बिंबिसार आए और उसके बाद में अशोक। और हमने जानकारी के स्रोतों के बारे में भी कल पढ़ा था कि जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। सर्वप्रथम पुरावस्तु है, जिनमें मूर्तिकला है। फिर है ग्रंथ हैं, बौद्ध जैन ग्रंथ, प्रारंभिक ग्रंथ, उनसे भी हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्कों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे मूल्यवान वस्तु जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है वो है अभिलेख। भारत का पहला सम्राट अशोक था, जिसने अभिलेख, इतने ज़्यादा अभिलेख खुदवाए। अब अभिलेख के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिलेख क्या हो और किन वस्तुओं पर खुदाया गया था। हमने कल मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, जो इनके 4 भागों में बांटा गया। पहला जो तक्षशिला था, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। इसके बाद में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ये 4 प्रांत थे। तो इनके माध्यम से शासन का संचालन किया जाता था, क्योंकि विविधता थी, डिफरेंट था। जैसे उड़ीसा का में तटवर्ती इलाका था और अफगानिस्तान वाला इलाका था पहाड़ी इलाका। तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य था, बना रखा था। फिर हमें एक उदाहरण मिलता है, यानी कि मेगास्थनीज ने प्रशासन के बारे में कुछ बताया था कि 6 समितियां और एक उप समिति थी जो इस कार्य को करती थी। उप समिति थी, उसका कार्य व्यवस्था करना था, जैसे उपकरणों के लिए या किसी सामान के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब उप समिति करती थी। 6 समितियां थी। तो वो सेना से संबंधित थी। पहली समिति थी नौसेना संचालन से, और दूसरी थी यातायात और खान पान से संबंधित समिति थी। तीसरी थी पैदल सैनिकों से संबंधित समिति थी। चौथी थी अश्वरोही समिति। 5वीं थी रथारोही समिति। और 6ठी जो समिति थी वो थी हाथियों के संचालन के लिए काम करती थी। तो कल हमने ये सब पढ़ा और इस पर चर्चा की। तो दोस्तों, अब हम
मैंने कल कहा था कि अब हम अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, जबकि ऐसा कोई विवरण नहीं है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मैप दिया हुआ है, उसमें उसके महाभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख ये दिए हुए हैं, तो आपसे या तो वो नक्शे में अंकित करवा सकता है या फिर क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इसलिए अब ये एक और उदाहरण देखो दोस्तों, महाजनपद अपने टॉपिक दे रखा है, यानी कि प्रारंभिक जो मतलब राजा किसान नगर में प्रारंभिक है वो महाजनपद है, और महाजनपद में सिर्फ एक का वर्णन किया गया है, किसका? मगध का। तो ये नहीं है कि वो मगध के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैप में उसने 16 महाजनपदों का उल्लेख वित्त राजधानी सहित किया है। तो इस भ्रम में मत रहना कि क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन उसमें इस तरह बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि राजधानी मगध की कौन सी थी, या फिर वज्जी की कौन सी थी, तो इस प्रकार राजधानी पूछ सकता है, या फिर रिक्तस्थान में क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें से, या फिर मिलान वाला क्वेश्चन दे सकता है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और अगर थोड़ा एडवांस चलेगा तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सभी महाजनपदों 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी आपसे ले सकता है। तो इस चीज़ को समझो आप। आज फिर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध और भारत का पहला सम्राट, जो सबसे शक्तिशाली सम्राट था, वो कौन था? अशोक। तो अशोक का शासनकाल था, किताब में नहीं दे रखा, लेकिन मैं मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। अशोक का शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। अब हम अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें 3 भागों में बांटा गया है। बोर्ड पे अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन जल्दी ही हम बोर्ड पे आएंगे। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, और तीसरा है गुहा लेख। अब चलो हम पहले गुहा लेख के बारे में जानते हैं। जो गुफाओं में, पहाड़ों की कंदराओं में जो छपवाया गया, गुहा का मतलब गुफा होता है, तो वहाँ जो भी अंकित करवाया गया वो है गुहा अभिलेख। फिर है स्तंभलेख, तो इसके भी 2 भाग कर दिए, वृहद स्तंभ और लघु स्तंभलेख। फिर शिलालेख जो फर्स्ट नंबर पे, उसमें भी 2 भाग कर दिए, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अब एक महत्वपूर्ण बात, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों पर लिखवाने की शुरुआत की? वो था अशोक। अब अशोक को भी कहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई? ये अशोक के भी दिमाग में कहाँ से देखा कि ये प्रेरणा उनके दिमाग में आई? तो याद रखना, प्रेरणा थी यूनानी राजा डेरियस प्रथम। कौन, किससे प्रेरणा मिली? यूनानी राजा डेरियस प्रथम से। और अभिलेख किसे कहते हैं? कठोर सतह पर जो लेखन किया गया। हमने पहले अभिलेख के बारे में पढ़ा था कि कठोर सतह, अब वो कुछ भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, शिलाएं भी हो सकती हैं, जो मजबूत मिट्टी के बर्तन पक्के वो भी हो सकते हैं,
मतलब सिक्के या आभूषणों पर भी हो सकता है। तो ये सब अभिलेख के बारे में, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब यही है कि कठोर वस्तु पर अंकन को हम लेख या अभिलेख कहते हैं। फिर अब दूसरी चीज, डिवाइडेशन हमने कर लिया। अब प्रेरणा कहाँ से मिली? यूनानी राजा डेरियस प्रथम से। फिर है कठोर सतह पर लिखे जाते थे अभिलेख या शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, जो भी तीनों। फिर है प्राप्त हमें कहाँ से हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि प्राप्त हमें कहाँ कहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। चार देश हो गए। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इन अभिलेखों का उद्देश्य क्या था? क्या है क्वेश्चन? क्या है? जो अशोक अभिलेख बनाता, लिखवाता था, या गुहालेख, स्तंभलेख या फिर शिलालेख, ये जब अशोक ने लिखवाया, उसका क्या पर्पज, कोई ना कोई रीजन था। उससे पहले वाले राजाओं ने ऐसा नहीं किया। जैसे नंदवंश था, शुंग वंश था, सातवाहन था, तो इनने नहीं किया। तो अशोक ने इन शिलालेखों, स्तंभलेख, गुहालेखों का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका उद्देश्य था, इन पे आदेश लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? आदेश। राजमार्गों पर लगाए गए थे। शासन एंड नीतियां, मतलब जो शासन था या फिर नीति क्या थी, वो इन पर अंकन करवाया गया। गृह नीति क्या थी, वो भी इन पर अंकन करवाएगी। विदेश नीति क्या थी, वो भी इन पर अंकन करवाएगी। साम्राज्य विस्तार के बारे में भी अभिलेखों से पता चलता है। और धार्मिक सिद्धांत, जैसे कल हमने बात की थी कि अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार के लिए अभिलेखों पर अंकन करवाया। तो धार्मिक सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। यह उद्देश्य है धार्मिक प्रचार करना। और भाषा अब भाषा पे हम थोड़ा रिवाइज जाते हैं। मैंने बताई थी कितनी भाषाएं? 3। लिपि 2। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी और ख्रोष्टी। भाषा प्राकृत, अरेमाइक और यूनानी। तो अरेमाइक और यूनानी के जो अभिलेख या स्तंभलेख जो भी हैं, वो कहाँ पे हैं? पश्चिमोत्तर में, अफगानिस्तान वाले बेल्ट में। और बाकी ब्राह्मी वाले और प्राकृत भाषा वाले इंडिया के अंदर थे। और फिर है व्यक्तित्व चरित्र। व्यक्तित्व चरित्र भी इन अभिलेखों या शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि अशोक के बारे में जानकारी या सर्वप्रथम अशोक शब्द भी इन अभिलेखों पर ही प्राप्त हुआ था, जो हम आगे देखेंगे कौन से अभिलेखों से प्राप्त हुआ था जिसमें अशोक का नाम अंकित है या अशोक का नाम अंकन किया गया है। ये थे उद्देश्य, शिलालेखों के उद्देश्य। तो ये दिमाग में रखना कि शिलालेखों के लिखवाने के क्या उद्देश्य थे। क्योंकि पहला राजमार्ग, राज्य देश राजमार्ग था, जैसे राजमार्गों पर जगह जगह, जैसे अपने वर्तमान में नहीं लगाते हैं क्या, ये इतने किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर है, या फिर कुछ और गवर्नमेंट कुछ और लगाती है, उसी हिसाब से उस समय भी लगाते थे। फिर है अशोक की शासन नीति कैसी थी, या शासन नीति कैसी थी, विदेश नीति कैसी थी, राज्य का विस्तार कहाँ तक था,
भाषा के बारे में, इन सब के बारे में हमें शिलालेखों से प्राप्त होता है और इनका यही उद्देश्य था। अब हम जो वृहत शिलालेख हैं वो करीबन 14 हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके इतने डिटेल में नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कि मेन जो महाशिलालेख अभिलेख हैं या महाशिलालेख हैं तो उनके बारे में, क्योंकि आप मैप में आपको देखना बहुत बेटर होगा, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि कौन कौन से कहाँ थे तो आपको इजी हो जाएगा कि ये अफ़गानिस्तान वाले पोर्शन में था, ये पाकिस्तान वाले पोर्शन में था, ये दक्षिणी भारत में था। तो मैन के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं एक भी कमी नहीं छोड़ना चाहता जिससे मेरे प्यारे भाई और बहनों को एग्ज़ाम में नुकसान उठाना पड़े। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी पढ़ा हुआ आपके भविष्य में भी काम आए। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले अभिलेख किसे मिला। तो एक था यूरोपियन, क्योंकि उस टाइम में सारे इन सब के बारे में यूरोपियन लोगों ने खोजा था। जेम्स प्रिंसेप ने पहले पढ़ा था और अब पहले खोजा था 1750 में, यूरोपियन था टिफिन थेलर। कौन था? टिफिन थेलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ लेक को खोजा था। जो एक लेक था दिल्ली मेरठ लेक, तो ये आपके है नहीं, लेकिन सर्वप्रथम खोजा गया लेक कौन सा था? दिल्ली मेरठ। और टिफिन लर ने खोजा था 1750। फिर दूसरा जो खोजा था वो था इसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837। यानी कि टिफिन थेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख लेक खोजा था 1750 में और जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा यानी कि दिल्ली टोपरा का पठन किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। और 1915 में मास की अभिलेख था या लेख था, उसमें सर्वप्रथम अशोक का नाम सामने आया। यानी कि अशोक शब्द मास्की और गुजरा, इन दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये याद रखना कि अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में मिलता है। तो एक तो मास्की है और एक है गुजरा। यहां तक क्लियर? मैंने बता दिया यहां तक ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अभिलेखों पर। तो पहला अभिलेख है शहबाज गढ़ी। आपके बुक में भी दे रखा है शहबाज गढ़ी। ये है पाकिस्तान के खैबर पख्तून, यानी कि शहबाज गढ़ी पाकिस्तान के खैबर पख्तून में है। ये महाभिलेख शिलालेख शहबाज गढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान के किस स्टेट में? पख्तूर, खैबर पख्तून में। इसकी खोज की थी 1836 में जनरल कोर्ट ने। तो इतने डीप नहीं है, लेकिन इस पे जो अंकन है वो खरोष्टी लिपि में है। तो शहबाज गढ़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लिपि कौन सी है? खरोष्टी। ठीक है। फिर दूसरा है मानसेरा। ये भी पाकिस्तान में है, वो खैबर पख्तूर जिले में है, मतलब स्टेट में। तो ये दोनों खरोष्टी लिपि में है, लेकिन मानेसर में 3 लेख हैं, उस पे 3 लेख लिखे हुए हैं। तो ये दो हमारे अभिलेख कहाँ हैं? आप मैप में देखना, ऊपर वाले हिस्से में हैं, जो पाकिस्तान वाला इलाका है, शहबाज गढ़ी और मानसेरा अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोनों पाकिस्तान के खैबर पख्तून
स्टेट से प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं तीसरा, कालसी अभिलेख। कालसी कहाँ है, मैप में देखना आप, उत्तराखंड वाले पोर्शन में, जो ऊपर उत्तराखंड राज्य है उस पे है। वो कहाँ है, देहरादून और यमुना टोन संगम पर। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के यमुना टोन संगम पर कालसी अभिलेख स्थित है। खोज 1860 में हुई थी, जॉन फॉरेस्टर। इसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था। उनमें शाहबाज गढ़ी और मानसेरा में क्या थी, खरोष्टी लिपि थी। इनमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लेना, कालसी अभिलेख में हाथियों का चित्रण मिलता है। तो कालसी अभिलेख में एक्स्ट्रा जो कुछ है वो हाथियों का विवरण या चित्र मिलता है। तो दोस्तों हमने 3 अभिलेखों के बारे में पढ़ा, शाहबाज गढ़ी, मानसेरा और कालसी। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में है, जबकि कालसी उत्तराखंड यमुना टोन्स नदियों के संगम पर है। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि है और विशेष है हाथियों के चित्रों का अंकन। फिर है एक चौथा अभिलेख है गिरनार। ये कहाँ पे है, ये जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात। गिरनार की पहाड़ियों पे है गिरनार अभिलेख। कर्नल टांट ने 1802 में खोजा था। और इस अभिलेख की विशेषता यह है कि इस अभिलेख पर रुद्रदमन, शक शासक था, रुद्रदमन ने भी लेख लिखवाए। उसके बाद में गुप्त काल में जो शासक था स्कंदगुप्त ने भी इस पे अंकन करवाया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कालसी में हाथियों का चित्र का विवरण मिलता है। गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ में स्थित है, तो उसमें 3 का विवरण मिलता है, अशोक, शक शासक रुद्रदमन और गुप्त शासक स्कंदगुप्त का। और उसमें एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज का उल्लेख है, वो है सुदर्शन झील का। तो अब तक जो हमने चौथा अभिलेख है, तो 4 अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि इसमें शक शासक का, रुद्रदमन का उल्लेख है, स्कंदगुप्त का है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ है, विवरण है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर धौली महाअभिलेख कहाँ पे है, अभिलेख कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है धौली अभिलेख। और जोगढ़ भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो धौली और जोगढ़ कहाँ पे हैं, उड़ीसा में स्थित है। धौली और जोगढ़ में 11, 12, 13 जो अभिलेख थे, उनमें संख्या 11, 12, 13 मिलता है। और उसमें कलिंग के बारे में बताया गया है, या कलिंग पर आक्रमण के परिणामों के बारे में बताया गया है। और अशोक को पश्चाताप, यानी कि कलिंग युद्ध में इतने लोग मारे गए थे कि अशोक को इसका पश्चाताप हुआ। तो ये किसमें, धौली और जोगढ़ में मिलता है। और धौली और जोगढ़ में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रजा के साथ पुत्रवत और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो गिरनार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शक शासक या गुप्त शासक का उल्लेख है सुदर्शन झील के का, किस अभिलेख में उल्लेख है, गिरनार। और जोगढ़ और धौली, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में 11, 12 और 13 नंबर के जो अभिलेख हैं, उनमें कलिंग युद्ध
के बारे में है, उसके आक्रमण के बारे में है, फिर अशोक के पश्चाताप को भी उसमें है, और फिर अधिकारियों को न्यायपूर्ण और पुत्रवत व्यवहार करने के लिए कहा गया है प्रजा के साथ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इसमें पशुवध, यानी कि धौली और जोगढ़ में पशुवध और अनावश्यक खर्च के बारे में भी विवरण मिलता है। तो कन्फर्म मुझे पता है, समझ गए होंगे आप। मैप में मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको मैप में समझ में आ जाएगा। जैसे जोगढ़ और धौली उड़ीसा में है तो आप उस बेल्ट में देखेंगे, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान वाले इलाके में है, और जोगढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात वाले इलाके में है। फिर है एरागुडी, अब नाम से प्रतीत होता है कि ये साउथ में है, एरागुडी। तो ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। इसकी लिपि है दाएं से बाएं, जबकि और सब में लिपि है बाएं से दाएं। तो ध्यान रखना, एरागुडी की आंध्र प्रदेश में है और इसकी लिपि है दाएं से बाएं, ये इसकी अलग विशेषता है। फिर है सोपरा, जो महाराष्ट्र में सोपारा महाभिलेख। ये 8 अभिलेख महाभिलेख हैं जो हमें मौर्य काल या अशोक की शासन व्यवस्था के बारे में बताते हैं। तो ध्यान रखना, जोगढ़ और धौली, गिरनार, इनके बारे में विशेष। और जो एरागुडी है उसमें भाषा, मतलब जो लिखावट है वो दाएं से बाएं है, यानी कि अपनी आज जो हम लिखते हैं उस हिसाब से। अब हैं कुछ छोटे लघु शिलालेख हैं, लघुलेख हैं। तो इनमें रूपनाथ एमपी में है, भाबरू शिलालेख राजस्थान जयपुर में है। इसमें मगध के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है भाबरू शिलालेख में। और बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध संघ धर्म की जानकारी जिस अभिलेख से प्राप्त होती है वह है भाबरू अभिलेख। फिर गुजरा अभिलेख एमपी में है। तो मैंने बताया था ना, गुजरा और मास्की, ये 2 ऐसे लघु अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सहसाराम बिहार में है, अहरोआ यूपी में है, रासोमारो एमपी में है, पानगुडरिया एमपी में है, और मास्की है कर्नाटक में। तो इम्पोर्टेंट है भाबरू शिलालेख, जिसमें मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और बुद्ध संघ धम्म, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है गुजरा, जो एमपी में है, और मास्की कर्नाटक में है। इन दोनों में अशोक का नाम, अशोक, ये सर्वप्रथम अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। तो ये मैन छोटे अभिलेख थे। तो दोस्तों, इसमें आप हमारे जो सिलेबस में डीप नहीं दे रखा, लेकिन जो मैप दे रखा है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ इनके बारे में थोड़ा बता दूं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एरागुडी है आंध्र प्रदेश, तो आप डायरेक्ट उस दिशा में देखोगे कि वहाँ कौन कौन सी और हैं। या फिर शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो उसी दिशा में आप देखोगे। कालची है उत्तराखंड में, धौली और जोगढ़ है उड़ीसा में, कलिंग भी उस टाइम में उड़ीसा में ही था। तो ये है अपना कुछ शॉर्ट अभिलेखों के बारे में। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मैंने शायद सिलेबस से भी कुछ आगे बता दिया, मैंने इसलिए बताया है मेरे प्यारे भाई बहनों दोस्तों, कि अगर मैंने इनका विवरण, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ कि आप में कहीं कोई कमी ना रहे, कैसा भी पेपर बना दे यही होना चाहिए, आ जाने दो पेपर को फाड़ देंगे। तो
अगर बोर्ड या एनसीईआरटी ने सिलेबस में महाजनपद अपने चैप्टर दे रखा है, वो कौन मतलब एक पॉइंट दे रखा है, लेकिन महाजनपद 16 बता रखे हैं, विवरण 1 का मिलता है, तो क्या 16 के बारे में 15 के बारे में नहीं पूछेगा? पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि मैप दे रखा है, मैप में 16 के 16 का उल्लेख विद उनकी राजधानी के साथ। तो ये भूल मत करना कि मगध है तो मगध के बारे में ही हो, उस मैप को भी अच्छी तरह ध्यान रखना, 16 के 16 महाजनपदों के बारे में और उनके राजधानी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार अभिलेख के बारे में हमें कुछ इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रखा, लेकिन मैप में दे रखा है और एग्जामिनर क्वेश्चन उसके बारे में पूछता है जिसमें कुछ विशेष है। अब आप बताओ, सर्वप्रथम अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है? पूछ सकता है, गुजरात और मांस के अभिलेख में। ये कहाँ पे है? एक है एमपी में और एक मांस के कर्नाटक में। तो जो एक्स्ट्रा है वो पूछ सकता है, तो हमें तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि अगला कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, मैप में सब दे रखा है, तो इसीलिए मैं कोई चूक नहीं करना चाहता या कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तो ये थे हमारे अशोक के अभिलेख और जो लेख थे मैन उसके बारे में आज हमने जाना। और अभी तक आपके किसी के कोई कमेंट्स या फिर मैसेज नहीं आया है, तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ इस कमी को कि बोर्ड वाली कमी है, लेकिन वो भी जल्दी ही पूर्ति हो जाएगी, उसकी भी मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ और बस जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, लेकिन यह है कि वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कमेंट करना और जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ना। अभी शायद टेस्ट भी चल रहे हैं। अब एक पॉइंट है छोटा सा, उसको क्लियर कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कितना महत्वपूर्ण था। देखो, मौर्य साम्राज्य इतिहासकारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने पहली बार अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। जैसे ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था, उस तरह उसने एक अखंड भारत के निर्माण का कार्य किया। दूसरी तरफ उनके शासक बहुत समझदार थे, जिनमें अशोक महान था, महान के साथ परिश्रमी भी था। और फिर कई कई उपाधियां भी धारण की। लेकिन मौर्य काल का इतना शक्तिशाली होते हुए भी, मौर्य काल शक्तिशाली था, प्रथम बार एक साम्राज्य की स्थापना की, 15 महाजनपदों का विलय एक महाजनपद मगध में हुआ, तो अपने आप में विशिष्ट था। फिर इनके शासक आए, वो भी अशोक, बिंबिसार और अशोक। तो ये शासक भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जनता के लिए उपयोगी कार्य भी किए उन्होंने। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जब इतना महत्वपूर्ण शासन तंत्र था, तो फिर ये 150 साल तक ही क्यों चला? 150 साल में ही इसका अंत क्यों हो गया? तो ये इतिहासकारों को कुछ बात अजीब लगती है, क्योंकि उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं माना जाता है 150 वर्ष का। ये मतलब मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम बड़ा साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे अशोक के बाद में, अशोक तक ठीक था, लेकिन अशोक के बाद में और पूर्णतः उपमहाद्वीप पर अधिकार भी नहीं था। आप मैप में देखो, नीचे वाले पोर्शन में, दक्षिण वाले नीचे वाले पोर्शन में आपको देखेंगे तो वहाँ चेर,
चोल पांड्य, सचेर चोल का विवरण है वहाँ पे। तो वो थे, वहाँ तो अधिकार नहीं था। फिर दूसरी बात, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक शासक इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता जब तक उसकी प्रशासनिक और नीति और अधिकारी या उसका जो कर्मचारी तंत्र है या अधिकारी जो भी है जो, तो वो उसको बराबर समान रूप से नहीं चला पाया। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते, यानी कि अशोक के बाद में कोई शक्तिशाली मौर्य शासक नहीं हुआ, तो वो आपस में लड़ते रहे। तो दूसरी शताब्दी तक आते आते कई जगहों में उपमहाद्वीप में कई नए भागों में नए नए राजवंशों, शासकों और रजवाड़ों स्थापित होने लग गए। यानी कि महत्वपूर्ण भी मौर्य शासन था जिसने एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की, और उपमहाद्वीप में सबसे 150 साल तक ही चला इतना सुदृढ़, क्योंकि इसके बाद में जो शासक आए अशोक के बाद में वो कमजोर थे, और धीरे धीरे उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में कई शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए। अब हम कल की क्लास में धार्मिक सिद्धांत हैं या और कुछ इंडेक्स में दे रखा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर कोई शंका या कोई डाउट हो, मैं ये चाहता हूँ, मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता कि आपको परेशान होना पड़े। मैं एक यानी कि बाल की खाल और क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो हमें उसी टाइम में कैच करना है। आपको भी दिमाग लगाना है, पढ़ते वक्त कैच करना। ये नहीं कि सर स्कूल में हो या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास नहीं, स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, ये मेरे एडवाइस है कि ये टीचर पढ़ा रहा है तो उस चीज़ पर गौर करो कि यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, वरना फिर हम लास्ट में जाके बहुत मतलब टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखो अब से ही कि पढ़ते वक्त कम से कम क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम में तो ध्यान दे सकते हो ना कि ये क्वेश्चन, अगर आप में ये प्रवृत्ति विकसित हो गई ना कि पढ़ते वक्त आपको, जैसे मान लो अब हम पढ़ रहे थे कि मौर्य उपमहाद्वीप में मौर्य शासन 150 वर्षों तक ही चला, तो कितने वर्षों तक चला? आपके मन में होना चाहिए कि 150 वर्षों तक ही क्यों चला, जबकि इसमें शक्तिशाली शासक थे, व्यवस्था थी, राजव्यवस्था अच्छी थी, नीतियां अच्छी थी, फिर भी 150 साल तक क्यों चला? क्यों? क्योंकि अशोक के मरने के बाद में वहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इस राज्य को संभाल सके। इसलिए विभिन्न भागों में, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए। तो इस तरह आपको कम से कम क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी क्लास ले रहे हो, स्कूल में ले रहे हो, कोई भी यूट्यूब पे कोचिंग संस्थान या किसी टीचर की क्लास ले रहे हो, तो उसी टाइम में आपको गौर करना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अगर ये प्रवृत्ति आप में विकसित हो गई तो ये आज ही काम में नहीं आएगी, आगे भविष्य में भी ये चीज़ काम में आएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद। और कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दें। ओके।